जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 को सॉल्व करेंगे। सही विकल्प चुनिए। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का यानी समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। समूह यानी कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, समूह। तो समष्टि अर्थशास्त्र पूरे समूह का तो अध्ययन करेगा, किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं करेगा, उसकी बनावट का अध्ययन नहीं करेगा। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, समष्टि। जैसे मान लीजिए टमाटर की कीमत 10 रुपये से कभी बढ़ जाती हैं और कभी घट जाती हैं, तो सामान्य कीमत क्या होगी, 10। इसका अध्ययन समष्टि करेगा। और हर रोज़ की जो कीमत होगी उसका अध्ययन व्यष्टि करेगा। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया, 1929 की महामंदी के बाद, 1929 की महामंदी के बाद। आर्थिक इकाई हो सकते हैं धन से संबंधित सभी इकाइयाँ आर्थिक इकाइयाँ होती हैं, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक, सभी आर्थिक इकाइयाँ हैं क्योंकि धन से संबंधित हैं। परिवार क्षेत्रक को कहते हैं। परिवार क्षेत्रक जो है, अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्र देखें तो एक फर्म होता है, सरकार होती है, इसके अलावा एक दूसरा बड़ा क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, परिवार। तो सही आंसर क्या है, सी। विदेशी क्षेत्र, विदेशी जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, एक फर्म है, एक परिवार, सरकार है, एक परिवार है, और इसके अलावा क्षेत्र जो है वो विदेशी क्षेत्र है, और इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य क्षेत्र कहते हैं। परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है। जो परिवार होता है वो क्या काम करता है, मुख्यतः उपभोग का काम करता है। तो सही आंसर क्या है, ए। सामूहिकता शामिल है। सामूहिकता का अध्ययन हम किस में करते हैं, समष्टि में, समूह का पूरे का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आय बड़ी बात है, इसका अध्ययन हम समष्टि दृष्टिकोण से करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, योगात्मक। ये सभी इकाइयों के योगों का अध्ययन करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र या सामूहिक अर्थशास्त्र। समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। ये जो इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष बड़े योगों पर लागू नहीं होते। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो इस पूरे समूह पर लागू नहीं होगी। कीन्स जो हैं वो समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय है। जब 1929 की महामंदी आई थी तब कीन्स ने कहा था कि हमें अलग अलग नहीं बल्कि सभी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करके देखना चाहिए, तभी से समष्टि दृष्टिकोण का जन्म हुआ। विजातीय समूह की समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। जैसे यदि जनगणना में जन के साथ साथ पशुओं की गणना भी कर ली जाए तो ये समूह क्या हो जाएगा, विजातीय। यह समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति या बाजार पर निर्भर करती है, इसलिए इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक मंदी कब आई थी, 1929 में। इसमें लोग जो हैं वो बोरों में भरकर सामान पैसे ले जाते थे और जेबों में भरकर सामान लाते थे। मंदी यानी कीमत बहुत कम थी, मांग बिल्कुल कम थी। कीन्स की पुस्तक रोजगार मुद्रा का सामान्य सिद्धांत 1936 में लिखी गई। संपूर्ण रोजगार को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार समग्र दृष्टिकोण है, बड़ी चीज है समग्र दृष्टिकोण। व्यक्तिगत फर्म छोटी इकाई है, व्यष्टि दृष्टिकोण है। समष्टि अर्थशास्त्र का विकास
समष्टि दृष्टिकोण कीन्स ने विकसित किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र एडम स्मिथ। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के पूरक हैं। और मैक्रो शब्द अंग्रेजी या ग्रीक जो भी आए आप उससे मिला देंगे। एक शब्द में उत्तर बताइए। मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र का दोष क्या है? विजातीय समूह की समस्या। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया? 1929-30 की आर्थिक मंदी के बाद अस्तित्व में आया। व्यापार चक्र का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? व्यापार चक्र जो है यानी कभी तेजी होती है, कभी मंदी, तेजी मंदी, बड़ी समस्या पूरे देश से संबंधित है, इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े समूह की समस्या को हल करने के में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है? तो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र उपयुक्त है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या संबंध है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? आर्थिक एजेंट उस आर्थिक इकाई को कहा जाता है जो उन व्यक्तियों से एवं संस्थाओं से संबंधित है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, और ये कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि उपभोक्ता, उत्पादक आदि। तो आर्थिक एजेंट कौन है? जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वो आर्थिक एजेंट है। मजदूरी दर किसे कहते हैं? मजदूर का क्रय, मजदूरी के लिए हम मजदूर का क्रय विक्रय दोनों करते हैं, तो श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर होता है उसे हम मजदूरी दर कहते हैं। सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताइए। बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। यह कथन गलत है क्योंकि यह समष्टि अर्थ, बेरोजगारी बड़ी चीज़ है, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कीमत सिद्धांत या मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, यह कथन सही है। सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि सूक्ष्म नहीं बल्कि व्यापक अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। विजातीय समूहों की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है, ये गलत है। यह व्यष्टि में नहीं बल्कि समष्टि। विजातीय मतलब जन के साथ साथ पशुओं की गणना भी कर ली जाए तो समूह कैसा हो जाएगा? विजातीय। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें कि जब हम अध्ययन करते हैं तभी विजातीय समूह बनता है। ऐसे व्यष्टि में तो एक का ही अध्ययन करेंगे तो सजातीय समूह ही बनेगा। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के प्रतियोगी है, गलत है, पूरक है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, सही है। किसी फर्म का उत्पादन समष्टि चर नहीं है, एक फर्म का उत्पादन व्यष्टि चर है, तो यह कथन सही है। लाभ अधिकतम करने वाली फर्म आर्थिक एजेंट नहीं है, आर्थिक एजेंट है। क्यों है? क्योंकि लाभ धन से संबंधित है, धन से संबंधित आर्थिक एजेंट होते हैं। थैंक यू।